हेलो गाइस। हाँ, घर पे ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे? नहीं 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 नहीं, मैं भी नहीं। बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास, कोई कमी नहीं है ना। मोबाइल्स है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, मूवीज़ हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि परेशान हो रहे होंगे। हमारा क्लास 8th का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है सबको पता है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। कैसे वो हमारे फ्रेंड्स हैं और कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें इस चैप्टर में हैं, कैसे यूज़फुल हैं, कैसे हार्मफुल हैं। तो वो चैप्टर हम इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 जो हमने कंप्लीट किया था, पार्ट 1 की जो वीडियो, उसमें हमने कुछ पढ़ भी लिया था, है ना, कैसे यूज़फुल है, वही हमारा रनिंग में चल रहा था। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है माइक्रोब्स रोल इन एंटीबायोटिक्स प्रिपरेशन। इससे पहले हमने दही बनाया, कर्ड बनाया था, है ना, कि कैसे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे दूध को दही बना देता है ना। ये भी चीज़ें हमने, उसमें मैंने एक चीज़ भी बताई थी कि मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम कैसीन होता है, वो भी आपको मालूम होगा। ओके, जिसने पढ़ा है और जिसने ये वीडियो देखी है उसे तो पक्का पता होगा, और जिसने देखी नहीं है तो उसे क्या पता होगा। ओके, और वो भी ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे बच्चे जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमें फर्दर क्या करें, फॉलो करें। ओके, माइक्रोब्स जो हम पढ़ रहे हैं कि हमारे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे हैं, मतलब हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो यूज़फुल कैसे हैं, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि माइक्रोब्स रोल इन एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। क्या रोल है इनका एंटीबायोटिक प्रिपरेशन में माइक्रोब्स का? माइक्रोब्स वही सब जानते होंगे माइक्रोब्स। अब इसमें घबराना नहीं है कि माइक्रोब्स अगर अलग से वर्ड क्या हो गया। कभी कभी तो सर बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही बोलते हैं सर। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, वो माइक्रोब्स हैं। ओके, और ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर एंटीबायोटिक्स। हमें एंटीबायोटिक्स एज ए एंटीबायोटिक में भी यूज़ में लेते हैं, विच आर यूज टू ट्रीट सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिससे हम बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं उनको क्या कर सकते हैं, सही कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट किल डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, जो क्या कहते हैं, ऐसी बीमारी जो माइक्रोब्स की वजह से हमारी बॉडी में हो जाती है उसे कैसे कर देते हैं, क्योर यानी सही कर देती हैं। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड दैट देयर आर सम माइक्रोब्स विच कॉजेज डिजीजेस। और ये भी है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म या माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे बीमारी का कारण भी बनते हैं। और लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जैसे हम उनसे एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, है ना, क्योर के लिए। यानी क्योर मतलब जो डिजीज़ेज़ हैं उसकी वैक्सीन वगैरह तैयार कर लेते हैं उनकी हेल्प से, तो ऐसे भी हैं। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपको हर तरीके के मिलेंगे, यूज़फुल भी मिलेंगे और हार्मफुल भी मिलेंगे। फ़िलहाल जो हम अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। इसके बाद जो बाद में हम जो डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, वो हम हार्मफुल करने वाले हैं। ओके, तो देखो आपको जो फोटोग्राफ नज़र आ रहा हो उसमें आप देखा होगा ये डॉक्टर हैं और ये क्या कहते हैं लेबोरेटरी में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम है, और ये लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं, है ना। और इधर देखो ये भी ये फोटोग्राफ नज़र आ रहा है। ओके, इसमें भी डॉक्टर हैं और ये कुछ दवाइयों के जो सैंपल हैं जो बने हैं वो भी चीज़ें शो करा रहा है। अब क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम यहाँ क्यों आया, ऐसा क्या किया उन्होंने, तो देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अ स्कॉटिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड नेम्ड एट पेनिसिलिन। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश साइंटिस्ट, स्कॉटिश का मतलब उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, स्कॉटिश, जैसे हमारी कंट्री क्या है, इंडिया, तो इंडिया के लोगों को क्या बोला जाता है, इंडियंस, है ना। ऐसे स्कॉटलैंड एक कंट्री है, स्कॉटलैंड के लोगों को क्या बोला जाता है, स्कॉटिश। अमेरिका के लोगों को क्या बोला जाता है, अमेरिकन्स। ओके, और इंग्लैंड के लोगों को क्या बोला जाता है, इंग्लिश। तो ऐसे ही उनकी कंट्री से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक का क्या कहते हैं फॉर्मेशन करी, और उसका उनका नाम रखा उन्होंने पेनिसिलिन। क्या रखा, पेनिसिलिन। नाम याद रखना चाहिए आपको, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन डिस्कवरी वॉज अ चांस डिस्कवरी।
अब पेनिसिलिन के जब डिस्कवरी हो गई तो एक चांस बन गया। फ्लेमिंग वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया। उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी या जो उन्होंने रिसर्च करी उसमें उन्होंने अपना बैक्टीरिया जो लिया, जो बैक्टीरिया के ऊपर जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो था स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया। Petrides cell culture dish had been left open by mistake was found to be contaminated by blue green mold. This visible mold growth inhibited bacterial growth around itself. उनकी रिसर्च के बारे में बता रहा है कि उन्होंने जो सेल कल्चर डिश ली थी, ये जो डिश ली थी ओके बाई मिस्टेक ओपन रह गई, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि वो तो कंटामिनेटेड ख़राब हो गया, क्या ब्लू ग्रीन मोल्ड हो गया, उनमें कलर भी नज़र आने लगा। देखो कह रहा है ना स्टैफिलोकोकस बैक्टीरियल ग्रोथ, देखो ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है। दिस विजिबल मोल्ड ग्रोथ इनहैबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ अराउंड इटसेल्फ। तो उसने बैक्टीरियल की ग्रोथ अपने अराउंड इटसेल्फ कर ली, ऐसा उन्होंने कहा। किसने? फ्लेमिंग ने, जो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन जो दवा बनाई उसके ऊपर उन्होंने कहा। देन फर्दर फ्लेमिंग कंक्लूडेड दैट मोल्ड रिलीज्ड अ सब्सटेंस दैट इनहैबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ। फ्लेमिंग ने क्या कंक्लूजन दिया? उन्होंने कहा कि जो मोल्ड वो क्यों रिलीज हुई? क्योंकि इनहैबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही थी बैक्टीरिया की उसकी वजह से। दिस सब्सटेंस वाज द एंटीबायोटिक विच वाज नेम पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। तो उसके बाद इसी सब्सटेंस का उन्होंने नाम रख दिया, जिसका उन्होंने एंटीबायोटिक नाम दिया, उसका नाम रखा पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। ये उसका ओरिजिनल था। पेनिसिलिन वॉज नेम्ड आफ्टर द पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलिन ही नेम क्यों दिया? क्योंकि जो फॉर्मेशन जो उसमें हो रही थी मोल्ड की उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो उसी के नाम पे उन्होंने वैक्सीन यानी जो दवाई थी उसका भी नाम रख दिया पेनिसिलिन। ओके गाइस, देन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन होते हैं उसमें क्या रोल है? जो वैक्सीन्स वगैरह बनती हैं, दवाइयाँ जो बनती हैं या फिर जो ऐसे टीका वगैरह जो लगते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है ना? वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस इन विच वैक्सीन इज गिवन टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन टीकाकरण एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस कह सकते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को क्या कर लेते हैं? इम्प्रूव कर लेते हैं। जो हमारी इम्यूनिटी जो गिर जाती है, जो कमज़ोर हो जाती है जब हम बीमार हो जाते हैं, जैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसी का आप देख लो, कोरोना वायरस है ना, कोविड-19 एक बहुत घातक जो वायरस है पूरे वर्ल्ड में जो फैल चुका है और बहुत ज़्यादा लोग उससे क्या हो गए हैं? संक्रमित भी हो गए हैं, है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आके। तो उसका वैक्सीन है नहीं अभी तक, सबको पता है। इसकी वजह से हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो वैक्सीन जब तक नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर हम सिर्फ उससे बच सकते हैं जब तक उसका इलाज नहीं है ना। तो वायरस ही कुछ ऐसा है। तो ऐसे कोई डिजीज़ेस जो स्पेसिफिक डिजीज़ेस हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देती हैं? कमज़ोर कर देती हैं, वीक कर देती हैं। उसी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। वैक्सीन क्या? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट रिजेंबल्स अ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब। जो डिजीज़ किसकी वजह से होती है? माइक्रोब की वजह से। आपको पता होगा जो वायरस है वो भी एक माइक्रोब्स होता है, बिकॉज वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। दिस वैक्सीन आर मेड अप ऑफ डेड और वेरी वीक माइक्रोब्स। अब जो ये वैक्सीन बनती हैं या तो जो माइक्रोब्स मर जाते हैं उनकी हेल्प से बनती हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उनकी वजह से बनती हैं। है ना कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी जाती है इनके ऊपर और वो सब डॉक्टर हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो सब इस काम को करते हैं। लेबोरेटरी में बहुत टाइम लगता है, रिसर्च करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाके उन्हें सफलता यानी सक्सेस मिलती है। इन वैक्सीनेशन अ मेमोरी ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज़ क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी। अगर वैक्सीनेशन की बात करी जाए तो क्या है? अ मेमोरी ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी। एक ऐसी मेमोरी जिस डिजीज जो किसकी वजह से हो रही है? किसी एक ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है जो हमारी इनसाइड द बॉडी, सो दैट
द बॉडी कैन फाइट बैक एनी फर्दर अटैक ऑफ द सेम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, और वैक्सीनेशन से ही हम अपनी बॉडी को क्या इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और हमारी बॉडी जो है दोबारा से फाइट बैक, यानी दोबारा से जो डिजीज़ हैं जो माइक्रोब्स या किसी भी माइक्रोब की वजह से होती हैं उनसे फाइट करने के लिए दोबारा से रेडी हो जाती हैं ना, तो उसके लिए वैक्सीनेशन होती है। Vaccine is introduced into the body which resembles a disease causing organisms at the same time very mild to cause any harm to the body. The body produced antibiotics in response to the vaccine. अब जो हम जब वैक्सीन को इनपुट करते हैं बॉडी के अंदर, तो जो हमारी बॉडी है वो एंटीबायोटिक्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ना, और रिस्पॉन्स में वैक्सीन के रिस्पॉन्स में दीज एंटीबॉडीज फाइट एनी फर्दर अटैक ऑफ द एंटीजन। जो भी उसके अगेंस्ट में जो भी एंटीजन होता है उससे फाइट कर सकती है, वो क्या कर सकती है, इससे फाइट कर सकती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब आपको इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी अगर आपको आपकी इंक्रीज़ करनी है तो स्टूडेंट्स या गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल वर्क करो, है ना। फिज़िकली वर्क का मतलब है आप घर में है तो आप क्या कहते हैं वर्कआउट कर सकते हो, कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा की हेल्प ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी छतों पे घूम सकते हो। बाहर तो जाना ही मना है इस टाइम, लेकिन जॉगिंग टाइप कर सकते हो। ओके, और थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान देना है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ऑयली चीज़ों से एक प्रॉब्लम और होती है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है ना, मोटापा, ओबेसिटी। और दूसरी बात क्या कहते हैं ये भी है कि हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो अगर ये सारी चीज़ों पे अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो मे बी क्या आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इम्यून सिस्टम है उसका इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जो भी ऐसे हैं जिनको अपनी इम्यूनिटी अगर इंक्रीज़ करनी है तो वो ऐसी चीज़ें करें, जूस पिएं, खीरा खाएं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें, फल फ्रूट खाएं, तो वो अपनी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, देखो ये बच्चा है, देखो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है इसको, और ऐसे ये है, एक दिया है, ये क्या है, केवी वैक्सीन नाउ का मतलब है कि देखो जब भी कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका डेवलपमेंट या उस पर रिसर्च होना शुरू हो जाती है। अब कोरोना की अभी प्रॉब्लम चल रही है तो पक्का इसकी भी कोई ना कोई तोड़ तो होगा, ऐसा तो है नहीं इसका तोड़ नहीं होगा। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग इसमें लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में, और जल्दी ही सफलता मिलेगी, हम सबको पता है, और हम सब फिर से बाहर निकलेंगे घर से, स्कूल भी आएंगे, जाएंगे, सारे काम होंगे। एंटीजन रेफर्स टू एनी फॉरेन सब्सटेंस साइड द बॉडी। एंटीजन क्या है, एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में अंदर आ जाता है। ओके, दिस कैन बी केमिकल्स, ये केमिकल्स भी हो सकते हैं, है ना। एंटीजन का मतलब जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट है, फॉरेन का मतलब बाहर का। ओके, तो कोई फॉरेन एंटीजन अगर बॉडी के अंदर इनसाइड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो कोई भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे वायरस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, टॉक्सिन्स, जहर भी हो सकता है, पोलन वगैरह ये भी हो सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में आ सकती हैं। एंटीजन्स ट्रिगर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीजन्स क्या करते हैं कि एक तरीके का ट्रिगर है इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, जो क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज न्यूट्रलाइज करती हैं उस प्रोसेस को, पैथोजेंस बाहर से आ गए। ईच एंटीबॉडी बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक एंटीजन। सभी एंटीबॉडी एंटीजन से क्या होती हैं, बंधी हुई होती हैं। ओके, तो ये बायोलॉजी है पूरी, और अभी आप 8th क्लास में तो इतना ज़्यादा डिटेल्ड में तो है नहीं, लेकिन तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना, मैं उसको अलग से बताऊंगा आपको, है ना। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको सेपरेट बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी, वहाँ ये दोबारा से आएंगी सारी चीज़ें। आप एग्जांपल से समझ सकते हो, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है ना। तो एंटीजन देखो कैसा, एंटीबॉडी कैसा है। एंटीजन तो बाहर से आ रहा है और एंटीबॉडी हमारे अंदर है, वो इसके अगेंस्ट यानी हमारी सुरक्षा के लिए है। तो वैक्सीनेशन हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। तो वैक्सीनेशन क्या एक तरीके की सक्सेस है किसी भी फॉरेन माइक्रोब्स के ऊपर जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, अंदर आ जाते हैं। ओके, डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स आर इरेडिकेटेड, मैनी डिजीज लाइक पोलियो, टिटनस, मीजल्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। सबको पता है आपको, हमारी कंट्री में जो क्या क्या छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक, वो पोलियो ड्रॉप लेते हैं, है ना।
तो पोलियो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। टिटनस हो जाता है, टिटनस की भी इंजेक्शंस हैं। मीज़ल्स हो जाता है क्या कहते हैं इस पे, बॉडी पे, तो उसके लिए भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। स्मॉल पॉक्स है ना, ये वगैरह, ये स्मॉल पॉक्स, ये सभी चीज़ें, चिकन पॉक्स, इन सब के हमारे पास क्या कहते हैं टीकाकरण है, टीका है और दवाइयाँ भी हैं, वैक्सीन्स हैं और अवेलेबल हैं ईजिली। अगर ये हो जाती है तो हम लगा लेते हैं, तो इनसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो जिस चीज़ का हमारे पास है उस चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ का नहीं है तो उसका डेवलपमेंट करते हैं। देन फर्दर, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्टिव ऑफ बीवरेजेस, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें क्या रोल होता है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस। बीवरेजेस का मतलब आप समझते होंगे जो पीने वाली चीज़ें होती हैं। ओके, जैसे आप सिर्फ पी सकते हैं, खाते नहीं हैं, पीते हैं, वो बीवरेजेस आते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी है ना, वाइन, विस्की, तो ये सभी बीवरेजेस में आते हैं, जूस, सभी चीज़ें। ईस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब एल्कोहलिक ड्रिंक्स जितनी भी शराब होती है उसमें ईस्ट बहुत मेन रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है ईस्ट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ईस्ट का। ईस्ट क्या है? एक क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। किस ग्रुप के अंदर आता है स्टूडेंट्स? पढ़ाया था मैंने, किसके अंदर आता है? फंगाई के अंदर। सैकेरोमोसस सेरेसेविया इज पॉपुलरली टर्म्ड एज ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं, है ना, ये इसका केमिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम। ये इसका जो हम नॉर्मल जो है सिंपली कॉमन नेम होता है वीवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ईस्ट वाइन वगैरह, विस्की वगैरह, या फिर जो क्या कहते हैं बियर वगैरह होती हैं, वो सब क्या कहते हैं उसमें ईस्ट जो है वो मेन रोल प्ले करता है। क्या है? नीचे फॉर्मूला भी दे रखा है ना, ये उसका नाम है बायोलॉजिकल, सैकोमोसिस सेरेवेसी। Ferment fruit juices, malted cereals, molecules like glucose, fructose, sucrose converted into this formula and release energy. Yeast perform this conversion in the absence of oxygen. ये जो फॉर्मूला है जिससे ये ईस्ट जो है वो क्या करता है? डेवलपमेंट करता है, अपने आप को क्या करता है? डेवलप्ड करता है इनके अंदर, और इसकी फॉर्मेशन करता है बीवरेजेस में या जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं इनमें। तो क्या करता है? ये सभी प्रोसेस जो होती है बच्चों वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी। ओके, तो देखो ये है आपका, और देन ये, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको बाद में मिल रही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जो है वो कन्वर्टेड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी निकलती है। ओके, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? जाइमीज, नाम ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा एंजाइम है? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कैसे आएगा? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स? तो योर आंसर इज जाइमीज। एल्कोहल यानी इथेनॉल is produced as a result of this reaction. CO2 released is using a raising agent in making bread. ब्रेड वगैरह या कोई भी चीज़ें जो बीवरेजेस वगैरह जो होती हैं उन सब में क्या कहते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन होगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगी गाइस। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स। अगर केमिकल्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग तो उसमें क्या रोल प्ले करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, क्या क्या है देख लेते हैं। सेवरल केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड अल्कोहल। बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं माइक्रोब्स की वजह से, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स है, एंजाइम्स हैं, अल्कोहल है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोब्स विच प्रोड्यूस्ड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स आर एज फॉलोज। कौन से ऑर्गेनिक एसिड हैं? जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, एसिड का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिसिलम ब्यूट्रिक एसिड, एस्परजिलियस नाइजर सिट्रिक एसिड। ओके, तो सब जानते हैं सिट्रिक एसिड वगैरह ये सब क्या है? खट्टा होता है। इन चीज़ों में सबके नाम अलग अलग दे रखे हैं, कौन से माइक्रोब्स का कौन सा रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है और आराम से समझना भी है, कोई जल्दबाजी नहीं है समझने में।
देन फर्दर आप देखेंगे नीचे कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं जो माइक्रोब्स के हैं, किसी में वायरस का दे रखा है ना, और पैरामीशियम का दे रखा है, ईगोलिना का दे रखा है, बैक्टीरिया का दे रखा है, ये सब। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। टॉपिक इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स जो होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उनमें क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे है, क्या कोई पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, देखते हैं। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस एडेड टू एनहेंस द सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा ही चुके हैं, क्योंकि जो क्रॉप से रिलेटेड था उसमें आपको सब मालूम पड़ गया हो। फर्टिलाइजर्स, मैन्योर वगैरह हमने पढ़े थे, तो आपको ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो मे भी है नहीं मुझे, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो फर्टिलाइजर वो सब्सटेंसेस हैं, अगर हम उसे सॉइल के साथ मिक्सअप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं सॉइल के साथ, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी जो लेवल होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दिस रिजल्ट इन हायर यील्ड्स एंड हेल्थियर प्लांट्स। रिजल्ट क्या मिलता है, जो मिट्टी है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस ज़मीन पे या उस खेत में अगर आप कुछ भी उगाते हैं तो उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, है ना, और जो फसल होगी वो हेल्दी होगी। केमिकल फर्टिलाइजर्स हाउएवर सेवरल disadvantages like they are toxic to various life forms can cause imbalance in soil pH। बात करते हैं अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी वही मेन वर्क है उनका भी, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बट एक डिसएडवांटेजेस भी है साथ में। वो डिसएडवांटेजेस ये है कि कभी कभी हो सकता है कि जो हमारी फसल है वो टॉक्सिक हो जाए, है ना, इम्बैलेंस हो जाए, सॉइल का पीएच लेवल इंक्रीज हो जाए, एसिडिक हो जाएगी, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, डिग्रेड इकोसिस्टम, प्लांट्स बिकम सस्पेक्टेड टू मेन डिजीज़। कभी कभी प्लांट्स की डेथ भी हो जाती है, यानी जो फसल है वही क्या कहते हैं मर जाते हैं। तो यानी फर्टिलाइजर, अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, बिकॉज वो केमिकल्स फॉर्मूले से बनते हैं, केमिकल के यूज़ से बनते हैं, तो केमिकल्स तो केमिकल हैं। आप क्या कहते हैं, नेचर के ऊपर अगर केमिकल की चीज़ें डालोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव व्यू तो होगा। ओके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैव हाई टॉक्सिक रेजिड्यू। फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, इनमें जो टॉक्सिसिटी होती है वो इंक्रीज लेवल पर पहुंच जाती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी हो जाता है या होता रहता है। साथ साथ अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे उसके ऊपर, तो जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो मेनली बात करते हैं अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो हमारा मैन्योर है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, वो भी एक तरीके का फर्टिलाइजर है, लेकिन वो कैसा है, नेचुरल है। तो अगर हम नेचुरल चीज़ें ही अगर यूज़ करते हैं तो उसका कोई मेनली इतने ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं होते, एडवांटेजेस ही ज़्यादा होते हैं। क्या है, यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इज़ प्रीफर्ड एज दे डू नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द डिसएडवांटेजेस। देखो क्या कहा उसने, यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इज़ प्रीफर्ड एज दे डू नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द डिसएडवांटेजेस मेंशन्ड अबव। अगर बायो फर्टिलाइजर्स की बात करी जाए तो उनके डिसएडवांटेजेस कोई से भी नहीं हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द सॉइल न्यूट्रिएंट क्वालिटी। सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया। अगर बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं। और अगर ये सॉइल के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में उसकी क्वालिटी को कैसा कर देते हैं, बेटर कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कुछ बायो फर्टिलाइजर्स के सोर्सेज बैक्टीरिया है, फंगाई है, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी अपना रोल प्ले करते हैं। राइजोबियम की बात कर देते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स में राइजोम्स मिलते हैं हमें। जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे मटर का है ना, चना है, ये सब हमारे लेगुमिनस पौधे होते हैं। और इनमें जो रूट्स होती हैं, जो जड़ा होती है, उनमें रूट्स में छोटी छोटी गांठें होती हैं जिन्हें हम नोड्यूल्स बोलते हैं। उसके अंदर राइजोबैक्टीरिया होता है या राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ओके, वो बहुत मेन रोल प्ले करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। क्या है, राइजोबियम इज एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट।
राइजोबियम अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है किसी भी लेगुमिनस पौधों में। नाइट्रोजन इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो क्या करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। राइजोबियम एनरिचेस सॉइल विद नाइट्रोजन, और राइजोबियम क्या करता है सॉइल को रिच कर देता है। सॉइल को रिच किस वे में? नाइट्रोजन से। तो जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगी उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा उस पौधे का। ओके, इसीलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेगुमिनस पौधों में। क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन वो भी देख लेते हैं। आप देखते हैं ये जो डायग्राम शो कर रहा है स्क्रीन पे, इसमें आप देखेंगे लेगुमिनस पौधा है, उसमें बहुत सारी उसकी रूट्स जा रही हैं ये, और उसमें जो नोड्यूल है उसके अंदर क्या है रूट नोड्यूल्स में ही क्या है वो बैक्टीरिया है जिसको हम पढ़ रहे हैं राइजोबियम, है ना। Mycorrhiza, a symbiotic association between fungi and certain plants, also enhance the phosphorus content, which in turn helps in better growth and development of plants. They are resistant to pathogens. Pathogens का मतलब क्या होता है? Pathogens का मतलब समझ लो आप। पैथोजेंस होते हैं, कीटाणु कह सकते हैं आप, जीवाणु कह सकते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, है ना। ये सभी क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। ओके, तो जैसे रूट नोड्यूल्स में लेगुमिनस पौधों में कौन होता है? हमारा राइजोबियम होता है। ऐसे ही एक माइकोहिजा भी होता है, एक जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगाई या किसी भी पौधों का, वो भी इसी तरीके से करता है। तो दो चीज़ें हमें पढ़ ली, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है ना। ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल्सो अबाउट द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑन अर्थ लाइक एयर, सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, देखो क्या कहा कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो क्या है? एक मूवमेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स अर्थ पर प्रेजेंट है, सब जानते हैं। उसमें एक एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन भी है जो हमें एयर में मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, और एक कांस्टेंट है। 78% है, तो 78% ही नाइट्रोजन फिक्स है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, तो एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेशन देखा जाए तो 78% हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की सिंबल की बात करें जाए तो N होता है। ओके गाइस, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें जाए तो क्या होता है? N2। ठीक है, ध्यान रखना है, द फॉर्मूला इज N2 एंड द सिंबल इज N। ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू द सॉइल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स है किसमें? सॉइल में। कैसे? जो नाइट्रोजन है उसे माइक्रोब कौन सा है? राइजोबियम, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, लेगुमिनस पौधों में होता है। कहाँ होता है? रूट्स में होता है। रूट्स में भी कहाँ होगा? रूट नोड्यूल्स में होगा। तो नाइट्रोजन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना। जो नाइट्रोजन है, जो फिक्सिंग माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है, उसे कन्वर्ट करके क्या बना देते हैं? एक कंपाउंड बना देते हैं जिसका नाम होता है NH3, और आप सब जानते होंगे NH3 होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है, लेकिन वो एक नाइट्रोजन कंपाउंड है। देन आफ्टर प्लांट्स यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी जड़ों से, यानी रूट्स के थ्रू। एनिमल्स यूटिलाइज नाइट्रोजन फीडिंग ऑन प्लांट्स। एनिमल्स कैसे करते हैं यूटिलाइज? जब वो प्लांट्स को खाते हैं। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए, तो ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स को खाते हैं। कैसे खाते हैं? जो भी चीज़ें आती हैं प्लांट्स से उसे हम खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनमें भी नाइट्रोजन मिल गया, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर चली गई, है ना। तो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, नाइट्रोजनस वेस्टेज आर रिटर्न टू सॉइल। लेकिन जब प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ होती है तो फिर से जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है बॉडी के अंदर, वो दोबारा से कहाँ चला जाता है? मिट्टी के अंदर चला जाता है। ओके, decomposers convert some part of nitrogen compound to be used by plants। जो decomposers होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स। जो कौन यूज़ करते हैं? प्लांट्स यूज़ करते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेयर
नाइट्रोजन, और उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो दोबारा से उसी नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में। अब देखो ये जो नीचे साइकिल दे रखी है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिली? एटमॉस्फेयर से। ओके, यहाँ सॉइल में आ गई। यहाँ कौन है? राइजोबियम है। राइजोबियम है, वो क्या कर रहा है? नाइट्रोजन को किस में चेंज कर रहा है? नाइट्रोजन कंपाउंड जिसका नाम उमेनिया था। प्लांट्स उगने लगा, ठीक है। प्लांट्स को किसने खाया? एनिमल्स ने खाया, या एनिमल्स ने या ह्यूमन बींग्स ने खाया। ओके, इस एनिमल को इसने भी खा लिया तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन पहुंच गया। इसकी हो गई डेथ, इसकी भी हो गई डेथ, तो डेड बॉडी ये रही, ये दोबारा से मिट्टी में मिल गई। इसके ऊपर किसने एक्ट किया? माइक्रोब्स ने एक्ट किया। माइक्रोब्स ने जब एक्ट किया तो ये सॉइल में मिल गया, तो सॉइल में क्या निकला? नाइट्रोजिनस वेस्ट। वो दोबारा से कहाँ आ गई? सॉइल में। फिर से कहाँ चले गई? एटमॉस्फेयर में। ये पूरी क्या है? हमारी नाइट्रोजन साइकिल है, एज इट इज सेम ऑफ वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं अलग से आपको उसी कमेंट में आपका रिप्लाई भी करूँगा। और कोशिश करना समझने की, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और घर पे रहना है, सेफ रहना है। आज की वीडियो में हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।